नमस्कार। हिंदी विषय कक्षा 11वीं में आज जो 5वीं कविता है, नाम है शिक्षक के नाम पत्र। कवि है अब्राहम लिंकन। तो आज हम कविता की चर्चा करने से पहले जो कवि है अब्राहम लिंकन जी, ये विश्व के सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली देश के रूप में माना जाता है अमेरिका, उसके वो 15वें राष्ट्रपति माने जाते हैं। उनका जन्म 1809 में और मृत्यु 1865 में हुई थी। माना यह जाता है कि वे बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे और अलग अलग स्थानों पर जाकर पुस्तकें पढ़ी और वहाँ से फिर वो राजनीति में आए। खुद स्व अध्ययन के द्वारा पढ़कर वो सबसे पहले वकील भी बने और उसके बाद 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया और 1860 में अमेरिका के वे 16वें राष्ट्रपति बने। यहाँ पर अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के दो प्रकार की जो जातिगत और वर्णगत जो व्यवस्था थी, रंगगत जो व्यवस्था थी, उसमें से ये अश्वेत राष्ट्रपति माने जाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उस जमाने में अमेरिका को आगे ले जाने में, उसके विकास में बहुत बड़ा काम किया था। और यहाँ पर लिंकन ने देश को सदा दो भागों में बांटने से बचाया था, जो श्वेत और अश्वेत के रूप में माना जाता है, अमीर और गरीब। ये दो अलग अलग भागों में जो देश बटा हुआ था, उसे बचाने के लिए उन्होंने काम किया था। और साथ में अमानवीय जो गुलामी प्रथा थी उस समय, क्योंकि अश्वेत को वो लोग इंसान ही नहीं मानते थे, मनुष्य नहीं मानते थे और बहुत ही बुरी तरह से इनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। तो उस जमाने में अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ा जो काम किया था कि इस प्रथा को, जो कुरूप प्रथा थी, ऐसे अत्याचार जो किए जाते थे, उसे दूर करने का काम किया था। अब यहाँ पर ये जो पत्र है शिक्षक के नाम पत्र, तो यहाँ पर एक राष्ट्रपति होने के नाते, एक पिता होने के नाते कवि ने दो रूपों में यहाँ पर शिक्षक से ये माना है कि समाज में अगर सबसे ज़्यादा वो काम कर सकता है संस्कार देने का काम, अपने बच्चों को परवरिश के लिए अच्छी तरह समाज में वो विकास के लायक या एक उत्तम नागरिक बने, ये अगर कोई जिम्मेदारी संभाल सकता है तो वो केवल एक शिक्षक हो सकता है। इसलिए इस कविता में हम ये मान सकते हैं कि कवि ने शिक्षक की जो भूमिका है वो यहाँ पर तय की, शिक्षक क्या कर सकता है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि चाणक्य ने भी कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। तो यहाँ पर कवि ने यही बात बहुत साल पहले शायद कही थी कि यहाँ पर दो प्रकार की भूमिका है, एक शिक्षक क्या कर सकता है और दूसरा समाज में जो दो प्रकार के लोग आते हैं। देखिए, दो स्थितियों का निर्माण यहाँ पर होता है। समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। यहाँ से और ऐसी बातों से हम उसे दरकिनार नहीं कर सकते, हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि दुनिया में सभी लोग अच्छे होते हैं। लेकिन कवि ने ये माना भी है कि दोनों प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन ये केवल एक शिक्षक ही ऐसा होता है जो ये दोनों वर्गों में से जो अच्छा है उसे और अच्छा बनाए, जहाँ खराब है, बुरा है, उसका भेद बताकर जो कुछ बच्चे हैं, जो समाज में ऐसे कुछ सीखने योग्य बातें होती है जो कभी कभी नहीं सीखने वाली भी सिखाई जाती है, तो उन बातों को समझाने के लिए या भेद बताने के लिए कवि ने समाज के दो वर्ग, अच्छे और बुरे का भेद केवल एक शिक्षक ही बता सकता है। और इसलिए कवि ने इस कविता में जो शिक्षक की जो भूमिका है, उसका जो योगदान है समाज के लिए, क्योंकि समाज में शिक्षक ही एक ऐसी धरोहर माना जाता है, एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो समाज को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। और इसलिए कवि का ये मानना है कि हम शिक्षक से ये धारणा जरूर मांगते हैं, या जरूर ये मान्यता रखते हैं और ये भरोसा जताना चाहते हैं कि अगर ये शिक्षक ने मैंने जो कहा था अगर वो कर सकते तो समाज अच्छा होगा। दूसरा, एक पिता होने के नाते उनकी ये भूमिका है कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये जो अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं, तो अच्छी बातें तो है लेकिन बुरी भी है, लेकिन मेरा जो बेटा है वो बड़ा होकर दोनों के बीच का अंतर समझे और जहाँ अच्छा है उसी को ग्रहण करके अपने जीवन को विकास की ओर या उन्नति की ओर ले जाके अच्छा नागरिक, सज्जन व्यक्ति बने, ये कवि ने माना है। और दूसरा ये माना है कि आज का जो विद्यार्थी या छात्र है वो आने वाले समय का नागरिक है,
और जैसा विद्यार्थी होगा आने वाला भविष्य है, नागरिक आने वाला भविष्य है। इसलिए अगर उसे बचपन से विद्या अभ्यास से स्कूलों में या विद्यालयों में से ही अगर ये सब सिखाया जाएगा तो कवि का मानना है आने वाली जो पीढ़ी होगी जब वो नागरिक के रूप में देश के कुछ काम आएगा तो सज्जन और अच्छे नागरिक पैदा करेंगे। इसलिए यहाँ पर कवि ने अपनी दो भूमिका है, एक पिता होने के नाते अपने बच्चों को समझाना है और दूसरा एक राष्ट्रपति होने के नाते आने वाली पीढ़ी में अच्छे नागरिक सज्जन नागरिक बने, इस भरोसे से कवि ने शिक्षक के ऊपर यह दरोमदार रखा है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो समाज को सुधार सकते हो और उसमें क्या क्या गुण आप ला सकते हो। तो यहाँ पर एक राष्ट्रपति होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी बताते हैं, लेकिन एक पिता, लेकिन ये पिता केवल वो अपने स्वयं की बात नहीं करते, लेकिन दुनिया में रहने वाले वो प्रत्येक पिता की भूमिका अदा करते कि दुनिया में रहने वाले प्रत्येक पिता की भूमिका होते कि अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते और क्या बनाना चाहते, और अगर ये बदलाव यदि को ला सकता है तो वो होता है केवल शिक्षक। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने शिक्षक के नाम पत्र में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने शिक्षक की भूमिका और समाज में दो प्रकार के लोग अच्छे और बुरे, और उसमें से अच्छा बच्चे सीखे, अगर बुरा देखा भी जाता है तो उसको दूर करके उसे नजरअंदाज करके जो अच्छा है जो ग्रहण करने लायक है वो सीखे, दोनों के बीच का भेद या अंतर सीखे, बहुत अनिवार्य होता है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षक एक अध्यापक कर सकता है, और इसीलिए यहाँ पर कवि ने शिक्षक की भूमिका के ऊपर बहुत बड़ा आधार रखकर इस कविता में समझाया है। कवि ने यहाँ पर पत्र शैली में इस कविता को लिखा है कि अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है कि जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ स्वयं अपने विचार स्वयं बनाने के बल पर जोर दिया है ताकि वे अपने आप पर पूरा विश्वास रखें। और पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन का मूल्य आज भी प्रासंगिक, भले वो कितने भी सालों के लिए लिखा हो, लेकिन आज भी जब इस कविता को हम पढ़ेंगे, इस कविता के पत्र के रूप में जो कविता लिखी, यदि हम उसको गौर से पढ़ेंगे या ध्यान से सुनेंगे तो हमें लगता है कि आज भी शायद इन सारी बातों की हमारे समाज में, हमारे बच्चों को, हमारे नागरिकों को बहुत ज़रूरत है, और ये कवि शायद बताना चाहते हैं। यह पत्र मूल हिंदी का पद्य में रूपांतरित पत्र है। पत्र शैली में लिखा गया ये पत्र बहुत ही प्रेरणादायी है और दुनिया के लगभग तमाम देशों में अपने बच्चों के लिए, अपने नागरिकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ऐसा कवि का मानना है। तो आज हम इस पहले चरण में कवि का परिचय हमने देखा और साथ में हम उसका जो पहला भाग है तो उसमें कवि क्या कहना चाहते गुरु जी से, शिक्षक से, अपने बच्चे के लिए पिता होने के नाते, एक राष्ट्रपति होने के नाते क्या कहते हैं सुनिए। आदरणीय गुरु जी, कवि कहते हैं, हे आदरणीय गुरु जी, अपने बेटे के शिक्षक से कहते हैं सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते। लेकिन कवि ने पहले ही कह दिया है कि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी होते, बुरे भी होते हैं। इसलिए कवि ने दोनों के बीच का भेद भी बताया है और यहाँ से कौन सी बात सीखनी चाहिए या एक अध्यापक क्या सिखा सकता है, ये दोनों के बीच का अंतर भी कवि बताना चाहते हैं। और वो कहते हैं सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते, मतलब कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी को न्यायप्रिय होता है, कभी कभी स्वार्थ में होता है, कोई मजबूरी होती है तो कभी कभी न्याय को नहीं कर पाते। लेकिन कवि का यह मानना है कि सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते, साथ में ये भी स्पष्ट है कि नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। जैसे सब लोग न्यायप्रिय नहीं होते उसी प्रकार से सब लोग सत्यनिष्ठ भी नहीं होते, मतलब सब न्याय करने वाले ही होते हैं, न्याय सबको प्रिय ही होता है। ऐसे भी नहीं होते मतलब बुरे भी होते, न्यायप्रिय भी होते, उसी प्रकार से सत्यनिष्ठ, सत्य का पालन करने वाले नहीं होते, मतलब बुरे भी होते, अच्छे भी होते। तो हर समाज में, हर वर्ग में, हर देश में ये दोनों प्रकार के अच्छाई और बुराई, ये दोनों देश में, समाज में, वर्गों में या व्यक्तियों में पनपती है। ये स्पष्ट भी है और सच्चाई भी है, ये कवि बयान करते। मेरा बेटा कभी ना कभी ये सीखेगा। तो कवि ये मानते हैं कि समाज में अच्छाई और बुराई, जैसे न्यायप्रिय न होना या होना, सत्यनिष्ठ होना या नहीं होना, ये दो प्रकार का जो अंतर है। और ये अगर अच्छे संस्कार या अच्छाई यदि सीखी तो बेहतर है, लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं सीखा तो समस्या हो सकती है। इसलिए कवि ने ये कहा है कि अगर मेरे बेटे को हे शिक्षक, हे गुरुजी,
आपने नहीं समझाया, नहीं सिखाया, तो एक न एक दिन ये बुरी बातें जरूर सीखेगा। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि अच्छाई से ज़्यादा बुराई को लोग जल्दी पसंद करते और लोगों का झुकाव जल्दी से उसकी ओर होता है। इसलिए कवि शिक्षक से ये प्रार्थना करते कि आप मेरे बेटे को या समाज के हर एक संतान को, बच्चे को, विद्यार्थी को, छात्र को ये भेद बताए कि आज नहीं तो कल ये सीखेगा, इसलिए वो सीखे उससे पहले उसे उसका गुण और उसका गुण, उसका अंतर, उसका भेद बताइए। मगर उसे यह भी सिखलाइए, उसे यह भी सिखलाइए कि दुनिया में हर बदमाश की तरह, देखिए कवि ने दो भेद बताए कि दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। जैसे समाज में साधु का मतलब सज्जन। कवि कहते हैं कि हे गुरुजी, आप बच्चों को ये भी सिखाए कि दुनिया में यदि हर जगह पर बदमाश नहीं होते, कुछ जगह पर अच्छे भी होते, मतलब अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते, मगर दुनिया में अगर बदमाश हर जगह नहीं होते, साथ में कुछ साधु चरित, साधु का मतलब सज्जन, चरित्र, अच्छा चरित्र रखने वाले गुणवान लोग भी समाज में रहते हैं। और पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम शब्द समूह के रूप में, एक शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं, और साथ में संधि बीच पुरुष वत्ता उत्तम, उस रूप में भी आप लिख सकते हो। इसलिए कवि ये मानते हैं कि दुनिया में हर एक इंसान बदमाश नहीं होता, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति साधु चरित भी होता है। मतलब कि बदमाश भी लोग रहते हैं और साधु चरित लोग भी रहते हैं। आगे स्वार्थी राजनीति के भी होते हैं दुनिया में, जैसे जिस प्रकार से राजनीति में अपना स्वार्थ सिद्धता, अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए जो स्वार्थी राजनीति के लोग होते हैं वो कुछ भी हद कर सकते, किसी भी हद तक जाने वाले लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। उसी प्रकार से होते हैं पूरी जिंदगी न्यौछावर करने वाले नेता भी, जिस प्रकार से अपना सब कुछ नीचावर करने वाले, नीचावर का मतलब समर्पण करने वाले लोग भी नेता के रूप में हमारे समाज में है। एक तरफ समाज को, दुनिया को हानि पहुंचाने वाला, बिल्कुल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने वाला, ऐसे भी नेता होते, और दूसरी तरफ अपना सब कुछ समर्पण करने वाले, केवल समाज के लिए, केवल भलाई के लिए करने वाले लोग भी राजनेताओं में होते। मतलब कि राजनेता अच्छे भी होते, बुरे भी होते। हे शिक्षक, हे गुरुजी, आप मेरे बेटे को ये दोनों के बीच का अंतर भी बताइए कि समाज केवल बुराइयों से भरा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी है, तो हमें अच्छे लोगों के पास जाना है, उनके बारे में सोचना है और उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल और विकसित करना है। आगे कवि कहते हैं, होते हैं घात में दुश्मन, अगर घात लगाकर मतलब राह में बैठा, इंतजार में बैठा, मौके की तलाश में रहना। अगर समाज में ऐसे दुश्मन भी है, दुश्मन शब्द का अगर विरोधी माने, दुश्मन का विरोधी शब्द होता है दोस्त। तो कवि ये मानते हैं कि दुनिया में घात लगाकर, इंतजार करके हमें मारने की तलाश में, मौके में बैठने वाले अगर दुश्मन है, तो दूसरी तरफ तो सहायक मित्र भी होते हैं। एक तरफ घात लगाकर बैठने वाले यदि दुश्मन है, तो दूसरी तरफ हमें सहायक, मदद करने वाले, सहयोग देने वाले मित्र भी समाज में होते हैं। मतलब दुश्मन है तो मित्र भी है। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बल्कि कवि ये भी मानते हैं ये जो गुण है, ये जो अच्छे चरित्र है, ये जो लक्षण है, तो एक दिन में बच्चों को नहीं सिखाए जा सकते, उसकी अपनी मर्यादा होती है। लेकिन कवि को ये भरोसा भी है, ये झटपट नहीं सिखाई जाती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाए, जमाए का मतलब उसके मन में बैठा दीजिए, उससे स्थिर बुद्धि से ये समझाइए कि अच्छाइयाँ हमेशा से अच्छाई होती है और उसका आज नहीं तो कब लाभ अवश्य होता है, और बुराई का अंत हमेशा बुराई से होता है। शुरुआत में अच्छा लग सकता है लेकिन बुराई का अंत आखिर बुराई होता है। और ये बातें मेरे बच्चे में जरूर तुम जमा कर रख दो, जिससे वो बुरा करने से पहले 100 बार सोचे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कवि ये कहते हैं कि फिर भी कि जो बातें झटपट नहीं हो सकती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा, पसीना, मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ से कमाया हुआ जो पैसा होता है, वो एक पैसा भी फोगट में मिले अंडे से ज्यादा मूल्यवान होता है। कवि दोनों का भेद बता दें कि आपने शॉर्टकट में
किसी का बुरा चाहकर, किसी का हाय परेशान किसी को करके कमाए हो लाखों करोड़ों रुपये या फोकट में मिले, अंडे का मतलब बहुत बड़ा पात्र है, सोने का पात्र जिसमें बहुत सारे पैसे हो, तो कवि का ये मानना है कि पसीना बहाकर भले आपने 1 रुपया कमाया, 1 पैसा भी कमाया हो, लेकिन उसका जो मूल्य होता है वो फोकट में, रिश्वतखोरी से, भ्रष्टाचार से, शॉर्टकट या बुरे मार्ग से कमाए हुए लाखों करोड़ों रुपये से कई गुना मूल्यवान है और बेहतर है। इसलिए यहाँ पर कवि ने पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम उसका भी मूल्य यहाँ पर कवि समझाते हैं। सिखाइए उससे झेलते हैं कैसे हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। कवि ये भी कहना चाहते कि अच्छाई और बुराई को यदि हम उसका अंतर जानते हैं तो साथ में मेरे बेटे को ये भी सिखाओ कि हार को कैसे झेले, कैसे बचाए। एक बार होता क्या है कि हम हार को देखकर मायूस हो जाते हैं, एक बार आत्महत्या करने का मन हो जाता है। ये सारी बातों को अगर बच्चों को विद्यालयों में, स्कूलों में अगर समझाया जाएगा तो बच्चे ये जो शॉर्टकट में कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं वो शायद नहीं लेंगे। इसलिए कवि ये कहते हैं कि आप मेरे बेटे को ये सिखाइए कि हार को झेलना सीखो, उसे समझो कि मेरी हार हुई तो कहाँ उस हार में मेरी चूक रही है मेरी मेहनत में, तो उसका अंतर आप समझाइए और साथ में ये भी बताओ, सिखलाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। और यदि आप जीतते हो तो उसकी खुशी आप मनाइए, यदि साथ में कभी हार मिलती है तो उसको बचाना भी सीखे, और जीतते हो तो उसकी खुशी को भी आप तुरंत ग्रहण करिए, बहुत अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर आज हमने इस पहले चरण में ये 2 भागों में हमने इस कविता को पढ़ा है। आगे दूसरे चरण में हम आगे की जो कविता है उसे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।